अधिक अंक भार वाला चैप्टर फिजिक्स में आज मैं आप लोगों को ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ऑप्टिक्स चैप्टर पूरे फिजिक्स में सबसे अधिक लंबा चैप्टर है और सबसे अधिक अंक भार वाला चैप्टर भी है। इस चैप्टर से सबसे अधिक नंबर उठाए जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। आज हम ऑप्टिक्स आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं और ऑप्टिक्स को कितने भागों में बांटे गए हैं, इसके कितने ब्रांच हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम चलिए ऑप्टिक्स को देखते हैं। तो ऑप्टिक्स को मूलतः दो भागों में बांटा गया है, ज्यामितीय प्रकाश के और भौतिकीय प्रकाश के, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। तो ज्यामितीय प्रकाश के अंतर्गत हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और प्रकाश का दूसरा पॉइंट है अपवर्तन, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। तीसरा पॉइंट है ज्यामितीय प्रकाश के अंतर्गत तीसरा पॉइंट बनता है प्रतिबिंब का बनना। इस चीज़ को ही पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ताल पढ़ना है जिसको हम लोग लेंस कहते हैं, दर्पण पढ़ना मिरर, प्रिज्म पढ़ना है, प्रकाश यंत्र के बारे में पढ़ना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और भौतिकीय प्रकाश की फिजिकल ऑप्टिक्स को जो दो भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग ए है, यह है तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स। दूसरा भाग बी है, यह है आपका क्वांटम प्रकाश की क्वांटम ऑप्टिक्स। तो तरंग प्रकाश के अंतर्गत प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेशन ऑफ लाइट, और प्रकाश विवर्तन, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। तो तरंग प्रकाश के अंतर्गत 3 पॉइंट के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है और क्वांटम ऑप्टिक्स के अंतर्गत भी 3 पॉइंट बनता है। पहला पॉइंट है प्रकाश का विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा पॉइंट है रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट, लेजर। तीसरा पॉइंट बनता है। इन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, बारी बारी से इन सभी पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा आपके मन में, हर एक पॉइंट को हम क्लियर कर देंगे। तो आज का जो पॉइंट बनता है, आज जो हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिए हैं, इन पॉइंट को आज हम क्लियर करेंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम पॉइंट बाय पॉइंट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे उसी क्रम में हम आपको हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज फिलहाल हम इतने सारे पॉइंट को कवर करने वाले हैं। तो आज का पॉइंट हम कवर करेंगे प्रकाश की क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश की गुण के बारे में जानेंगे, और प्रकाशीय माध्यम क्या है, ऑप्टिकल मीडियम, और समांगी माध्यम किसको कहते हैं, होमोजेनियस मीडियम, और असमांगी माध्यम किसको कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे, हेटेरोजेनियस मीडियम, और प्रकाशीय किरण रे ऑफ लाइट क्या है, इसके बारे में जानेंगे, और प्रकाश पुंज बीम ऑफ लाइट क्या है, इसके बारे में जानेंगे, और अपसारी प्रकाश पुंज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अपसारी प्रकाश पुंज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और समांतर प्रकाश पुंज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो इतने सारे पॉइंट को आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसलिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए परीक्षा दृष्टिकोण से, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम ऑप्टिक्स को कवर करते हैं। ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने सारे पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में आप समझ गए होंगे। पॉइंट को हमने एक बार पढ़ के सुना दिया आपको, और एक ही वीडियो में इतने सारे पॉइंट को क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हर एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे। यदि आप चाहें तो हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम देखने वाले हैं पहला पॉइंट है प्रकाश की। चलिए प्रकाश की आप चाहे नोट भी कर सकते हैं, आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए और हर एक पॉइंट को हम लिखते जाएंगे, और हर एक पॉइंट को आप बिल्कुल कॉपी कलम लेकर के बैठ के नोट करते जाएंगे, तो कहीं भी किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम पहला पॉइंट देखते हैं प्रकाश की। प्रकाश की प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स। प्रकाश की जो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुण और प्रकाश के गुण के कारण प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो चलिए इसको हम नोट करते हैं, आप लोग भी नोट करते जाएंगे साथ साथ।
प्रकाश के भौतिक विज्ञान के वह शाखा है जिसमें प्रकाश के गुण एवं गुण के कारण प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। चलिए बार हम फिर पढ़ के सुना देते हैं। तो प्रकाश की क्या है? प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के गुण एवं गुण के कारण प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसको हम प्रकाश की कहेंगे। और प्रकाश को दो भाग बांट दिया गया, ज्यामितीय प्रकाश की और फिजिकल ऑप्टिक्स, भौतिक प्रकाश की। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंतर्गत ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है इसके अंतर्गत कुछ प्रयोग किए जाते हैं और इस प्रयोग के माध्यम से कुछ नियम बनाए जाते हैं और इस नियम की सहायता से, इस नियम की मदद से प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? तो ज्यामितीय प्रकाश के अंतर्गत प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। जैसे गुण में आ जाता है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के कारण प्रतिबिंब का बनना और प्रकाश का सीधी मार्ग में चलना। ये सब जो है प्रकाश के गुण, प्रकाश का गुण है। ठीक है, तो इन सभी गुणों का जो है अध्ययन किया जाता है आपको ज्यामितीय प्रकाश के अंतर्गत। अब भौतिक प्रकाश की क्या है? तो भौतिक प्रकाश की जो है, भौतिक प्रकाश के अंतर्गत प्रकाश के प्रकृति एवं प्रकृति के आधार पर उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक प्रकाश के अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति या नेचर क्या है प्रकाश की, और उस नेचर के आधार पर उसके गुण का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? भौतिक प्रकाश के अंतर्गत। उम्मीद करता हूं कि ये प्रकाश की पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे, प्रकाश देखेंगे। प्रकाश क्या है? अब तक तो इसको नोट कर सकते हैं प्रकाश के बारे में। हम प्रकाश की सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेकंड पॉइंट अगर क्या है? प्रकाश एंड लाइट। प्रकाश, लाइट। सेकंड पॉइंट होगा प्रकाश, लाइट। लाइट एक ऐसी साधन है जिसके बिना हम किसी वस्तु का अवलोकन नहीं कर पाएंगे, किसी वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। लाइट की उपस्थिति में ही किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। लाइट जो है हमारे दैनिक जीवन के लिए या किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए, पूरा करने के लिए लाइट का होना अति आवश्यक है। क्या आप बताइए, क्या लाइट की अनुपस्थिति में आप बंद कमरे में जाइए, किसी वस्तु को ढूंढ पाते हैं? नहीं ढूंढ पाते हैं। उस समय उस वस्तु को ढूंढने के लिए आप क्या करते हैं? या तो अपने रूम के खिड़की खोलते हैं या दरवाजे खोलते हैं, या फिर बल्ब जलाते हैं, या फिर टॉर्च जलाते हैं और उस वस्तु पर हम प्रकाश डालते हैं और वस्तु से प्रकाश किरणें टकराकर हमारे नेत्र पर पड़ती है और उसके बाद हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। वस्तु से जब तक प्रकाश किरण टकराकर हमारे नेत्र पर नहीं पड़ेगी तब तक वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। जैसे आपको एक फिगर के माध्यम समझाते हैं कि ये मान लीजिए कोई बॉल है, ये कोई बॉल है और ये आपका सन है और यहाँ से इस सन है, यहाँ से प्रकाश किरण निकलती है, यहाँ से प्रकाश किरण निकलती है
और यहाँ से प्रकाश के निकलने के बाद यहाँ मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ कोई व्यक्ति है और यहाँ से प्रकाश में रिफ्लेक्ट होकर टकरा करके व्यक्ति के नेत्र तक पहुँचती है, तब हमें ये वस्तु दिखाई पड़ती है, क्योंकि मानव नेत्र में वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न हो जाती है। जैसे प्रकाश किरण हमारे नेत्र पर आपतित होती है तो उसके बाद नेत्र में एक विशेष प्रकार, नेत्र का एक गुण है विशेष प्रकार का, जिसके कारण नेत्र में एक संवेदना उत्पन्न होती है और वस्तु में दिखाई पड़ने लगती है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है। प्रकाश को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन प्रकाश खुद अदृश्य होते हैं, लेकिन वस्तु को दृश्य बनाते हैं। प्रकाश जो प्रकृति द्वारा दी गई एक अमूल्य साधन है, और ये वो साधन है जिसके बिना हम किसी चीज को देखने की कल्पना तक भी नहीं कर सकते हैं। प्रकाश जो है, बिना प्रकाश का आप सोचिए, इस प्रकाश को 1 सेकंड के लिए इस संसार से खत्म कर दिया जाए तो पूरे संसार में अंधेरा छा जाएगा और उस समय हम किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रकाश जो हमारे दैनिक जीवन के लिए जो है बहुत ही अति आवश्यक है। चलिए प्रकाश का परिभाषा देखते हैं। प्रकाश की परिभाषा क्या है? प्रकाश वह उपाय भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर पढ़ने के बाद टकराकर लौटने वाली प्रकाश की किरण जब हमारे नेत्र पर आपतित होती है तब हमें वह वस्तु दिखाई देती है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर पड़ने के बाद टकरा कर लौटने वाली प्रकाश किरण जब हमारी नेत्र पड़ती है तब हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। इसको आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, प्रकाश को दूसरा परिभाषा आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकाश जो है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वस्तु पर पड़ने के बाद वस्तु को दृश्यमान बनाती है।
तो प्रकाश का दो परिभाषा हो गया। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर पड़ने के बाद टकराकर लौटने वाली प्रकाश की किरणें जब हमारी नेत्र पड़ती है, आपतित होती है, तब हमें वो वस्तु दिखाई पड़ती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वस्तु को पड़ने के बाद वस्तु को दृश्यमान बनाती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वस्तु को पड़ने का वस्तु को दृश्यमान बनाती है। तो प्रकाश के बारे में क्लियर हो गया होगा। चलिए हम प्रकाश के गुण को देखते हैं कि प्रकाश का गुण क्या है। तो प्रकाश के कुछ गुण है, इन गुण को हम क्लियर करते हैं। प्रकाश के गुण, चलिए प्रकाश का पहला गुण है, देखेंगे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश के प्रकार क्या है? ऊर्जा है। सेकंड गुण हम देखेंगे, लेकिन प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा देखेंगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। चौथा पॉइंट है, प्रकाश पर चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पांचवा पॉइंट हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश स्रोत एवं श्रोता के सापेक्षिक गति से स्वतंत्र होती है। छठा पॉइंट होगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा गमन करती है। सातवां पॉइंट होगा, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे की समांतर होती है। अनंत से आने प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। तो चलिए हम 7 पॉइंट को देखते हैं, समझते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है
जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है बल्कि इसके प्रभाव को हम लोग महसूस करता है। दूसरा पॉइंट है प्रकाश को गमन करने के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गमन करने के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम कोई माध्यम हो सकता, माध्यम कई प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश को गमन करने के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप जानते हैं कि 1000 किलोमीटर पृथ्वी तल से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद का क्षेत्र जो है क्या है, निर्वात है। निर्वात हम उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ वायु ना हो, जहाँ वायु ना हो उसे हम निर्वात कहते हैं। तो ऊपर वाला क्षेत्र क्या है, मान लीजिए ये जो है पृथ्वी तल से ये अर्थ है और ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई जो है 1000 किलोमीटर है, और इसके बाद क्या है, निर्वात है। ये इसके बाद निर्वात है और सूर्य की प्रकाश की, सूर्य तो बहुत ऊपर स्थित है, यहाँ से जो किरणें निकलती है, यहाँ से जो किरणें निकलती है, तो आप देख रहे हैं कि निर्वात से होते हुए ये पृथ्वी तक पहुँचती है, पृथ्वी तक पहुँचती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश की किरण गमन करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यदि ऐसा होता, माध्यम की आवश्यकता होती है प्रकाश को गमन करने के लिए, तो प्रकाश की किरणें जो है निर्वात से होकर पृथ्वी पर नहीं पहुंचती, प्रकाश की किरण ऊपर ही रह जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकती है और विभिन्न प्रकार के माध्यमों में भी गमन कर सकती है। तीसरा पॉइंट है प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करती है। प्रकाश जो है तरंग के रूप में गमन करती है। कुछ विद्वानों ने प्रकाश को तरंग कहा है, कुछ विद्वानों ने प्रकाश को कण की संज्ञा दी है। ठीक है, तो प्रकाश जो है डबल नेचर दिखाते हैं। जहाँ तरंग प्रकृति प्रकाश की अधिक होती है वहाँ कण प्रकृति प्रकाश की दब जाती है, और जहाँ कण प्रकृति प्रकाश की अधिक होती है वहाँ तरंग प्रकृति प्रकाश की दब जाती है। चलिए हम देखते हैं चौथे पॉइंट को। प्रकाश पर चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश पर जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब समझ, मान लीजिए, चलिए इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं, आपको दिखाते हैं। यदि मान लीजिए ये एक चुंबक है, ये एक चुंबक है, ठीक, ये एक चुंबक है, और चुंबक जो होगा इसके अंतर्गत एक फील्ड उत्पन्न होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ये फील्ड उत्पन्न होगा, एक फील्ड उत्पन्न होगा जिसको लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो प्रकाश किरण पर चुंबकीय क्षेत्र का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कहने का मतलब प्रकाश की किरण, यदि मान लीजिए यहाँ सन है तो प्रकाश किरण क्या इस क्षेत्र में नहीं जाएगी, प्रकाश किरण नहीं आपतित होगी, बिल्कुल आपतित होगी। इस पर ये प्रकाश किरण जो बिना विचलित हुए चुंबक पर आपतित होगी, बिना विचलित हुए चुंबक पर आपतित होगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र से प्रकाश, चुंबकीय प्रभाव से प्रकाश जो है स्वतंत्र होती है। दूसरा है इसी में कि विद्युतीय क्षेत्र, प्रकाश विद्युतीय क्षेत्र से भी स्वतंत्र होती है। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि ये जो है कोई इलेक्ट्रिक तार है, मान लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रिक तार है, इलेक्ट्रिक वायर है ये, और इस वायर के अंतर्गत इर्द गिर्द जो है प्रकार की धारा उत्पन्न होगी, एक प्रकार की धारा उत्पन्न होगी इसके इर्द गिर्द, इसके जिसको हम लोग भंवर धारा बोलते हैं। तो इसकी चारों ओर एक प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगी। क्या सूर्य से निकलने वाली किरणें विद्युतीय तार पर आपतित नहीं होती है? क्या विद्युतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रिक तार जो उस पर नहीं पड़ती है, या फिर विद्युतीय तार जहाँ है उससे प्रकाश किरण उससे विचलित हो जाती है? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो विद्युतीय क्षेत्र में ही प्रकाश किरण प्रवेश करती है, विद्युतीय तार पर प्रकाश किरण आपतित होती है। इससे स्पष्ट होता है कि विद्युतीय क्षेत्र का भी प्रकाश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी विद्युतीय क्षेत्र से प्रकाश जो है वो स्वतंत्र है, मुक्त है, फ्री है। अगला पॉइंट है निर्वात में प्रकाश स्रोत एवं श्रोता के सापेक्षिक गति से स्वतंत्र होती है। निर्वात में प्रकाश जो है स्रोत और श्रोता, स्रोत जहां से कोई चीज मिल रही है, श्रोता सुनने वाला, सुनने वाला। यदि कुछ श्रोता है जो किसी चीज को ग्रहण कर रहा है, सुन रहा है, एक स्रोत है जहां से साउंड निकल रही है, जहां साउंड निकल रही है,
मान लीजिए कि ये जो है स्रोत है और श्रोता है, तो यहाँ से जो प्रकाश साउंड निकलेगी, जैसे यहाँ तक पहुंचेगी साउंड, तो इस क्षेत्र में प्रकाश किरणें बिल्कुल अपने पथ से होते हुए आगे बढ़ेगी, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी इस क्षेत्र विद्युत प्रकाश पे जो है स्रोत और श्रोता का कि गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्रोत और श्रोता की गति जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किस पर, प्रकाश पर। और छठा पॉइंट आपका है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। जी बिल्कुल, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तब तक गमन करती है जब वो सिंगल माध्यम में रहती है, सिंगल मीडियम में रहती है। एक माध्यम में जब प्रकाश रहती है तो वो सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे एक माध्यम दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है तो वहाँ प्रकाश किरण का विचलन होता है, यानी वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है प्रकाश किरण। उसको हम आगे देखेंगे कि प्रकाश किरण किस तरह से विचलित होती है। फिलहाल जो भी प्रकाश किरण आती है वो सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश किरण। सातवां पॉइंट है अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे की समांतर होती है। अनंत से जो भी प्रकाश किरणें आती है, क्योंकि सूर्य जो है बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, ठीक है, वहां से जो भी प्रकाश किरणें आती है वो एक दूसरे क्या होती है, पैरेलल होती है। वो एक दूसरे क्या होती है, पैरेलल समांतर आती है। ठीक, अब देखिए प्रकाश की किरण जो है इसका चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। इसका चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। तो आठवां पॉइंट इसका बन जाएगा, आठवां पॉइंट बनेगा प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और 9वां पॉइंट बन जाएगा प्रकाश की चाल पानी में 2.25 मीटर पर सेकेंड होती है, ये पानी में होती है। और 10वां पॉइंट है प्रकाश की चाल कांच में 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो हम तीन चीजें प्रकाश की चाल देख रहे हैं कि प्रकाश की चाल जो है निर्वात में क्या है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल की गणना सर्वप्रथम निर्वात में रोमर साहब द्वारा किया गया था। तो रोमर साहब जो है प्रकाश की चाल की गणना सर्वप्रथम निर्वात में किए थे। ये एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के बाहर निकल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल की गणना किन के द्वारा की गई थी। तो रोमर साहब द्वारा जो है निर्वात में प्रकाश चाल की गणना की गई थी। रोमर साहब जो है बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों को, बृहस्पति ग्रह की गति को देखते हुए, उनका अध्ययन करते हुए प्रकाश की चाल की गणना की। प्रकाश की चाल निर्वात में इतनी है और इसी चाल को हवा में भी मान लिया गया है, क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल जो है निर्वात से बहुत बहुत कम होती है, यानी 2.999 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये देखिए लगभग 3 के आसपास है। इसीलिए इसी वैल्यू को जो है, यानी हम हवा में भी कह सकते हैं कि हवा में भी प्रकाश की चाल क्या होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जो निर्वात में प्रकाश चाल होती है उसी प्रकाश की चाल को हवा में मान लिया गया है, क्योंकि हवा में और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है बहुत कम का अंतर है दोनों की चाल में। ठीक, अब देखिए प्रकाश की चाल पानी में, प्रकाश की चाल पानी में जो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो पानी में प्रकाश की चाल घट गई है, निर्वात में प्रकाश चाल अधिक है।
हवा में प्रकाश की चाल अधिक है, लेकिन पानी में प्रकाश की चाल घट गई है, 2.025 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, अब देखिए प्रकाश की चाल कांच में जो है जितनी पानी में है उससे भी घट गई है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किसमें है कि कांच में प्रकाश की चाल। तो हम देख रहे हैं प्रकाश वही है, तो फिर इसकी चाल में क्यों अंतर? हाँ, यहाँ अंतर होने के एक ही कारण है, यह माध्यम चेंज हो रहा है, माध्यम बदल रहा है, माध्यम बदल रहा है। प्रकाश किरण जिस रास्ते से गुजर रही है उसका रास्ता जो है चेंज होते जा रहा है। निर्वात है, वहाँ तो वायु भी नहीं है, उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और जब निर्वात से प्रकाश की चाल हवा में आती है तो 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और इसको भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास मान लिया गया है। तो दोनों की चाल को हम निर्वात और हवा में चाल हम प्रकाश की क्या याद रखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपसे यदि कोई पूछा जाए हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल की गणना सबसे पहले या सर्वप्रथम किन के द्वारा की गई थी, तो रोमर साहब है। रोमर साहब द्वारा जो है प्रकाश की चाल की गणना सर्वप्रथम निर्वात में की गई थी। अब चलिए हम देखते हैं पानी में प्रकाश की चाल। तो पानी में प्रकाश की चाल जो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। पानी में प्रकाश की चाल की गणना जो है फौकाल्ट साहब द्वारा की गई थी। फौकाल्ट, आप इन्हें याद रखेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पानी में प्रकाश चाल की गणना फौकाल्ट द्वारा की गई थी। अब चलिए देखते हैं प्रकाश की चाल कांच में। तो कांच में प्रकाश की चाल जो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब माध्यम चेंज होकर प्रकाश चाल घट गया। अब देखिए कारण क्या है कि जिस माध्यम का डेंसिटी घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, क्योंकि अवरोधक वस्तु जो है प्रकाश किरण को रोकने का काम अधिक करेगा। तो जिसका डेंसिटी अधिक होगा, जिसका घनत्व अधिक होगा, उसमें उतने ही अवरोधक वस्तु होंगे जो प्रकाश की गति को रोकेगा, प्रकाश के कण को रोकने का काम करेगा। इसीलिए इसी कारण से जो है प्रकाश की चाल घट जाके भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तो आप अच्छी तरह से प्रकाश के गुण को भी समझ गए होंगे। चलिए हम देखते हैं कि प्रकाश के माध्यम, चौथा पॉइंट हम देखेंगे प्रकाश के माध्यम। चौथा पॉइंट है आपका प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम जो है, माध्यम मतलब रास्ता। प्रकाशीय माध्यम वह माध्यम है जिससे प्रकाश गमन करती है। प्रकाशीय माध्यम वह माध्यम है जिससे प्रकाश गमन करती है। या सोच लिख सकते हैं, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश गमन करती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो प्रकाश जिस माध्यम से गमन करेगी उसी माध्यम को हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। ठीक, अब देखिए प्रकृति के आधार पर प्रकाशीय माध्यम को दो भागों में बांट दिया गया है। प्रकृति के आधार पर प्रकाशीय माध्यम को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग है समांगी माध्यम और दूसरा भाग है असमांगी माध्यम। पहला भाग है समांगी माध्यम, दूसरा भाग है असमांगी माध्यम। तो प्रकाश को जो प्रकृति के आधार पर, प्रकाशीय माध्यम को प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांट दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है। यहाँ लिखेंगे प्रकृति के आधार पर प्रकाशीय माध्यम को दो भागों में
बांटा गया है। पहला भाग है समांगी माध्यम। पहला भाग है समांगी माध्यम, होमोजीनियस मीडियम। पहला भाग क्या है? समांगी माध्यम, होमोजीनियस मीडियम। समांगी माध्यम, समांगी मतलब समान। क्या समान? तो माध्यम समान। समांगी मतलब समान होता है, तो क्या समान होना चाहिए? माध्यम समान होना चाहिए। तो इसका डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि वह माध्यम जिसका घनत्व सभी जगहों पर एक समान हो उसे समांगी माध्यम कहते हैं। अब देखिए, समांगी माध्यम जिसका घनत्व सभी जगह एक समान होगा, जिस माध्यम का घनत्व सभी जगह एक समान होगा, उस माध्यम को समांगी माध्यम कहेंगे। समांगी माध्यम में प्रकाश किरण का विचलन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में इसको हम याद रखेंगे। समांगी माध्यम में प्रकाश की किरणें की विचलन नहीं होती है। प्रकाश किरण की विचलन नहीं होती है। समांगी माध्यम में जो है प्रकाश किरण की विचलन नहीं होती है। जैसे हवा, केवल हम हवा के हैं ये समांगी माध्यम है। केवल हम हवा के हैं तो क्या हो जाएगा? जैसे में हवा ये समांगी माध्यम है। इसके पानी, केवल पानी है तो समांगी माध्यम है। जिसके निर्वात ये समांगी माध्यम है। निर्वात ये क्या हो जाएगा? समांगी माध्यम हो जाएगा। ठीक, ये समांगी माध्यम हो गया। तो चूंकि पानी कहने का मतलब है ओनली फॉर पानी होना चाहिए, तो पानी जो होगा तो उसमें जो होगा उसका डेंसिटी सभी जगह एक समान होगा। तो पानी के अंदर जो प्रकाश किरण गुजरेगी तो उसमें कहीं किसी प्रकार का विचलन नहीं होगा। और हवा में का भी डेंसिटी सभी जगह एक समान होते हैं, इसलिए या फिर निर्वात यहाँ क्या होगा? प्रकाश किरण का विचलन नहीं होगा, और क्योंकि ये समांगी माध्यम है। अब असमांगी माध्यम, चलिए असमांगी माध्यम को देखते हैं। समांगी माध्यम आप समझ लिए होंगे, हम बिल्कुल आपका सारा डाउट क्लियर करते जाएंगे, कहीं आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो असमांगी माध्यम देखते हैं। दूसरा पॉइंट बन जाएगा इसका असमांगी माध्यम। असमांगी माध्यम परिभाषा क्या हो जाएगा? वह माध्यम जिसका घनत्व सभी जगहों पर एक समान नहीं होती है, उसे असमांगी माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? असमांगी माध्यम कहते हैं। असमांगी माध्यम प्रकाश किरण का विचलन होता है। यहाँ याद रखेंगे नोट में। असमांगी माध्यम में प्रकाश किरणें विचलित हो जाती है। असमांगी माध्यम प्रकाश किरण का क्या होता है? विचलन होता है। क्योंकि माध्यम जैसे चेंज होता है
प्रकाश किरण विचलित हो जाती है, अपने मूल पथ से भटक जाती है। कहने मतलब डेंसिटी मूल रूप से जो है प्रकाश किरण के विचलन का कारण है। डेंसिटी जो घनत्व जो है प्रकाश किरण के विचलन का मूल कारण है। जैसे आप कह सकते हैं गर्म हवा एवं ठंडी हवा का मिश्रण। गर्म हवा एवं ठंडी हवा, गर्म हवा एवं ठंडी हवा हम बोल रहे हैं। गर्म हवा और गर्म हवा एवं ठंडी हवा। गर्म हवा एवं ठंडी हवा ये क्या हो जाएगा, ये असमांगी माध्यम का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ गर्म हवा का घनत्व कुछ अलग होता है, ठंडी हवा का घनत्व कुछ अलग होता है। गर्म हवा का डेंसिटी जो है, घनत्व जो है वो कम होता है किससे, ठंडी हवा की अपेक्षा। ठीक, इसलिए यहाँ क्या होगा, प्रकाश किरण का विचलन होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रकाशीय किरण। प्रकाशीय किरण, प्रकाशीय किरण, रे ऑफ लाइट। प्रकाशीय किरण ये 5वां पॉइंट है। प्रकाशीय किरण जिस समांगी माध्यम से, परिभाषा होगा, जिस समांगी माध्यम से प्रकाश की किरणें गमन करती है, उस पथ को प्रकाशीय किरण कहते हैं। उस पथ को प्रकाशीय किरण कहते हैं। यानी जिस समांगी माध्यम से प्रकाश किरण गमन करती है उस पथ को क्या कहते हैं, प्रकाशीय किरण कहते हैं। अब देखिए ये तो प्रकाशीय किरण हो गया। किरण को तीर चिन्ह के माध्यम से सूचित किया जाता है। किरण को तीर चिन्ह के माध्यम से दिखाया जाता है। तीर चिन्ह के माध्यम से दिखाया जाता है। किरण को जो हम तीर चिन्ह के माध्यम से दिखाएंगे। ठीक, अब चलिए देखते हैं प्रकाशीय किरण हो गया। पुंज क्या है, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज 6वां पॉइंट होगा, प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। इसको पुंज भी कहते हैं, प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज, पुंज मतलब लगता है पुंज, एक से अधिक कोई वस्तु हो तो उसको पुंज बोलते हैं, गुच्छा, पुंज। तो यहाँ किस चीज का पुंज है, प्रकाश का पुंज है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रकाश की किरण की समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरण की समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरण की समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, तो समूह जो है 3 तरह से बन सकता है। ये प्रकाश की समूह जो है 3 तरह से बन सकता है। एक समूह तो ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए ऐसे भी निकल सकती है प्रकाश किरण किसी प्रकाशीय वस्तु से, ऐसे निकल सकती है। या फिर कुछ किरणें ऐसे भी किसी वस्तु पर आपतित हो सकती है, किसी वस्तु पर आपतित हो सकती है। ये भी क्या है, किरण की एक पुंज है, समूह है। और कुछ किरणें इस तरह से भी आगे बढ़ सकती है।
तो ये 3 तरह से जो है प्रकाश से किरणें की समूह बन सकती है। 3 तरह से प्रकाश किरणें की समूह बन सकती है। तो इन तीनों समूह को हम देखते हैं कि 3 समूह कौन कौन सा समूह है, इन तीनों समूह का क्या नाम है। तो पहला समूह है अपसारी प्रकाशपुंज। अपसारी प्रकाशपुंज। तो अपसारी प्रकाशपुंज की परिभाषा हम लोग देखते हैं कि अपसारी प्रकाशपुंज क्या है। यानी कहें तो प्रकाशपुंज के 3 प्रकार हैं। प्रकाश पुंज के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार है। पहला प्रकार हम देखते हैं, पहला प्रकार हो गया अपसारी प्रकाशपुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाशपुंज। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अपसारी प्रकाशपुंज पहला हो जाएगा, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे अपसारी प्रकाशपुंज को? जब किसी प्रकाशीय स्रोत से किरण की समूह निकलती है, तब इस समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब किसी प्रकाशीय स्रोत समझ सकते हैं, जो दीप्त वस्तु होंगी वो प्रकाशीय स्रोत होंगे, जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, ये सब क्या दीप्त वस्तु है, तो ये सब प्रकाशीय स्रोत है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश किरणें इस तरह से निकलेगी। तो ये हो गया आपका अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज समझ में आ गया होगा। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? प्रकाश की वजह से फैलती है, प्रकाश में फैलती है। आगे का और इसको हम सेकेंड भाग देखेंगे। सेकेंड है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज यानी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जब प्रकाश किरणें की समूह किसी बिंदु पर जाकर के फोकसित हो जाती है, ये जमा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, मिल जाती है, तब उस समूह को हम अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणों की समूह किसी वस्तु या बिंदु पर जाकर जमा हो जाती है, तब उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तब उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब बस अपसारी प्रकाश पुंज का सीधा अपोजिट है अभिसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज प्रकाश में फैलती थी आगे और किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलती थी, और यहाँ किसी बिंदु पर जाकर के प्रकाश किरणें जमा हो जाती, इकट्ठा हो जाती है। जैसे मान लीजिए
कोई वस्तु है, ये कोई पॉइंट है, प्रकाश किरण ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है और ऐसे आती है। ये सभी प्रकाश किरणें क्या हो रही है, जमा हो जाती है, इस पॉइंट पे केंद्रित होगी, फोकसित हो गई। ये समूह जो है, इस समूह क्या कहलाएगी, ये समूह आपकी अभिसारी प्रकाश पुंज की समूह कहलाएगी। ठीक, तो अभिसारी प्रकाश पुंज क्लियर हो गया होगा। कहने का मतलब कि अभिसारी प्रकाश पुंज जो है प्रकाश किरण की वह समूह है जो किसी वस्तु पर या किसी बिंदु पर जाकर कर फोकसित हो जाती है, केंद्रित हो जाती है, जमा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, तब इस समूह को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए इसके हम तीसरे भाग को देखेंगे। तीसरा प्रकार क्या है, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें, नाम से स्पष्ट है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे की समांतर होती है तब इसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश किरणें, जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे की समांतर आगे बढ़ती है, चलती है, गमन करती है, तब इसको हम क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। अब जैसे देखिए ये सब दूसरे क्या है, पैरेलल है, समांतर है, तो ये जो है समांतर प्रकाश पुंज कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, समांतर प्रकाश पुंज कहलाएगी। तो हमने एक एक करके सभी पॉइंट को देखे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट आप क्लियर हो गए होंगे। कहीं किसी भी पॉइंट में कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। यदि फिर भी किसी प्रकार डाउट हो तो आप हमें कमेंट में लिखिए, ताकि अगले वीडियो में हम उस डाउट को क्लियर कर पाएँ। ठीक, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए।